हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के आज के हमारे सेशन में। तो आज हम GS4 यानी एथिक्स के पेपर की एनालिसिस करेंगे। 2022 का जो हमारा पेपर जो अभी हमने दिया है या कुछ बच्चों ने अगर नहीं दिया है तो वो भी इस एनालिसिस से समझ सकते हैं कि GS4 कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम कितना ईजिली डूएबल है। तो 2022 का जो पेपर है उसे हम एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे देखने की बात है कि GS4 दो सेक्शन में आता है। पहला होता है थ्योरेटिकल सेक्शन और दूसरा होता है केस स्टडीज। थ्योरेटिकल सेक्शन में आप देखोगे 13 क्वेश्चन आए हैं और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 10 मार्क्स है, तो अराउंड 130 मार्क्स का जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहा। और केस स्टडीज जो है वो 6 केस स्टडीज आए और ईच केस स्टडीज वेटेड अराउंड 20 मार्क्स, तो अराउंड 120 मार्क्स। तो हम 130 मार्क्स के क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। केस स्टडीज हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा सेशन हो जाएगा। तो इस सेशन से हम क्या लेके जा सकते हैं? पहला, हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस को, जो भी 13 क्वेश्चंस है उन्हें देखेंगे, उन्हें कैसे अप्रोच किया जाए, उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो देखेंगे। करंट अफेयर्स जो है वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो देखेंगे। हम जो भी नोट्स में पढ़ते हैं उसे कैसे इंटरलिंक करना है, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा अलग अलग चैप्टर से आपको नोट्स जो है उसको इस्तेमाल करना है ताकि आप एक बहुत ही होलिस्टिक आंसर दे पाए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का क्या महत्व है इस पर्टिकुलर सेशन से हमें पता चलेगा। तो विदाउट वेटिंग फर्दर लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन था, विजडम लाइज इन नोइंग what to reckon with and what to overlook. An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is no rare in bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administration leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. तो 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 10 मार्कर। तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन क्या बता रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो विजडम है, कोई भी वाइज पर्सन, उसके लक्षण बता रहा है। वो क्या कह रहा है कि जो वाइज ऑफिसर है, यहाँ पे सिविल सर्वेंट की बात हो रही है, वो कुछ चीजों को ओवरलुक करेगा और कुछ चीजों पे फोकस करेगा। कौन सी चीजों पे ओवरलुक करेगा? पेरिफेरियल इशू पे। पेरिफेरियल इशू और जो कोर इशू है उस पर ज्यादा ध्यान देगा। बट आज की डेट में हम देखते हैं ज्यादातर ऑफिसर जो है वो एनग्रॉस्ड है इन दी पेरिफेरियल इश्यूज, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है उसमें ज्यादा जो है वो फिक्सेटेड हो गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आप अग्री करते हो कि अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कंप्लीटली प्री ऑक्यूपाइड रहे विद द पेरिफेरियल इशू तो वो जस्टिस को एक मॉकरी बना देगा, ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। तो अगर वो ये करता है, प्री ऑक्यूपाइड रहता है, तो सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस वो नहीं दे पाएगा। इसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना है। तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन को समझना है। अब इसे ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे विजडम की बात आ रही है, और विजडम वो भी प्रैक्टिकल विजडम की बात आ रही है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली अपने विजडम का इस्तेमाल करोगे इन अंडरस्टैंडिंग क्या पेरिफेरल इश्यूज है और क्या कोर इश्यूज है। तो ये दो चीजें आपको समझनी है। इसके बाद जो प्री ऑक्यूपेशन होता है किसी का भी ऑन द पेरिफेरल इशू, उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होता है ये भी पूछा गया है यहाँ पे। इसके अलावा आपको पूछा गया कि इसका इंपैक्ट सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस पे क्या होता है। तो इसे कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं और इसको स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्रूशियल वर्ड है यहाँ पे विजडम, या जिसे हम प्रैक्टिकल विजडम या फिर प्रूडेंस भी कह सकते हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशनल अप्रोच रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन का। इसके बाद हम बताएंगे कौन से ऐसे पेरिफेरियल इश्यूज जो है वो ऑफिसर जो है वो डील करते रहता है और कौन से कोर इश्यूज जो है जो इसे डील करने चाहिए। अब फिर बाद में हम बताएंगे क्या इंपैक्ट होता है ऑफ प्री ऑक्यूपेशन विद पेरिफेरल इश्यूज, यानी अगर आपका दिमाग सिर्फ पेरिफेरल इश्यूज में जो है वो गड़ चुका है तो उसके इंपैक्ट सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस में कैसे होंगे, ये एग्जांपल के साथ हमें बताना होगा। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर होगा हमारा आंसर का। तो प्रूडेंस की डेफिनेशन तो हम क्लासेस में पढ़ते ही है, आपने भी जो भी जहां से भी आपने पढ़ा होगा। प्रूडेंस और विजडम की डेफिनेशन बहुत ही आसान है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम बताएंगे क्या क्या पेरिफेरल इश्यूज ऑफिसर डील करता है। पेरिफेरल इश्यूज यानी ऐसे इश्यूज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसको वो अटेंड करने पड़ते हैं। तो उसमें आप देखोगे रूल्स और लॉस बहुत कॉम्प्लेक्स है, उससे डील करना पड़ता है। फंडिंग की इशू होती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कई बार इश्यूज पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, कई बार मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा होता है
या फिर रेड टेपिज्म भी एक इशू दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसका जो इफेक्टिवनेस है उसके काम का, एफर्ट्स जो है वो गलत दिशा में जाते हैं। कोर इश्यूज जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए एज एन ऑफिस, वो क्या होते हैं? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता है, इंप्लीमेंट और क्रिएट करने रूल्स एंड लॉ, पॉलिसीज बनाने और इंप्लीमेंट करने, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद करप्शन को चेक में रखना है, वल्नरेबल सेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और वेलफेयर मेजर। इन इश्यूज पे फोकस करने के बजाय हमारा जो पूरा ध्यान होता है इन इश्यूज पे होता है। ये चीज हमने बता दी। इसके बाद हम बताएंगे एक एक करके कि कैसे जो प्री ऑक्यूपेशन है पेरिफेरल इश्यूज पे, इसका इंपैक्ट सर्विस डिलीवरी पे और गुड गवर्नेंस पे। यहाँ दो एग्जांपल आप दे सकते हो अंडर एवरी सबटेक्स्ट। सर्विस डिलीवरी में जब अगर आप जो है पेरिफेरल इशू पे ज्यादा फोकस हो तो कैसे वो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, और अगर आप फोकस नहीं हो तो कैसे आप पॉजिटिवली जो है सर्विस डिलीवरी कर पाते हो। सिमिलरली गुड गवर्नेंस में भी हम देखेंगे कि अगर आप पेरिफेरल इश्यूज पे फोकस्ड हो तो कैसे वो गुड गवर्नेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, और अगर आप पेरिफेरल इश्यूज पे ध्यान नहीं दे रहे और कोर इश्यूज पे ध्यान दे रहे हो तो आप कैसे जो कोर इश्यूज है, कोर आपका सब्जेक्ट मैटर है, उससे आप पॉजिटिवली डील कर पा रहे हो। तो ये चीज हम बताएंगे यहाँ पे। इस तरह से हमने एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू में सारे पहलुओं को जो है अप्रोच किया है, क्योंकि आप देखोगे क्वेश्चन में पूछा गया क्रिटिकली इवैल्यूएट, तो दोनों पहलू बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हम डेफिनेशन या फिर हम जब एग्जाम्पल देंगे दोनों पहलू देंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में बताया गया है, अपार्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी एंड मॉरल क्वालिटीज, एम्पैथी एंड कंपैशन आर सम ऑफ द अदर वाइटल एट्रीब्यूट्स that facilitate civil servant to be more competent in tackling crucial issues or taking critical decision. Explain with suitable illustration. Again 150 words 10 markers, सारे ज्यादातर 10 markers है, 13 जैसे मैंने बात की, 150 words, so it goes around say around 200, 13 into 130 सॉरी, तो 130 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दो तीन चीजें बताई गई है। पहला है इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी, उसके बाद मॉरल क्वालिटीज, एम्पैथी एंड कंपैशन। बट यहाँ पे क्या कहा है कि इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी और मॉरल क्वालिटीज तो जरूरी है ही, बट उसके साथ अगर इंसान को या फिर सिविल सर्वेंट को क्रिटिकल इश्यूज से डील करना या फिर क्रिटिकल डिसीजंस जो है वो लेने हैं, तो दो और इंपॉर्टेंट क्वालिटीज की जरूरत है, वो है एम्पैथी और कंपैशन। अब आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल। तो कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी क्या है। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी का दूसरा नाम इंटेलिजेंस है, तो हम डिफाइन करेंगे इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी या फिर इंटेलिजेंस को, और हम बताएंगे क्या जरूरत है उसकी। इसके बाद हम मॉरल क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। मॉरल क्वालिटीज अगर आप देखें, जो पब्लिक सर्वेंट की मॉरल क्वालिटीज क्या होती है, यहाँ पे बेसिकली पब्लिक एथिक्स की बात हो रही है। तो पब्लिक एथिक्स को हम डिफाइन करेंगे और उसकी नीड जो है, उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बताएंगे। इसके बाद जो मेन पार्ट पे आएंगे हम, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे और नीड भी बताएंगे ऑफ एम्पैथी, एट द सेम टाइम कंपैशन एग्जाम्पल के साथ। और फाइनली हम दोनों को बैलेंस करेंगे, यानी इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी और मॉरल क्वालिटीज तो चाहिए ही, बट एट द सेम टाइम आपको एम्पैथी और कंपैशन ये भी चाहिए। इसे हम बैलेंस करेंगे एट द एंड एज अ कंक्लूजन। तो आप देख सकते हो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि हमने जो स्लीपी क्लासेस के नोट्स हैं उससे मटेरियल डिराइव करके आंसर बनाने की कोशिश की है। देखेंगे हम 70 to 80% जो है आंसर्स जो स्लीपी क्लासेस में लेक्चर्स लिए गए हैं या जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उससे कंप्लीटली डील कर सकते हैं, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं एज फार एज दिस पर्टिकुलर पेपर इज कंसर्न। तो इंटेलिजेंस को हम डिफाइन करेंगे, उसकी जरूरत बताएंगे। इसके अलावा पब्लिक एथिक्स को डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, अगर हम उसकी जरूरत बता सके मोर गुड। इसके बाद एम्पैथी के बारे में बताएंगे और एम्पैथी क्यों जरूरी है सिविल सर्वेंट के लिए ये भी बताएंगे। जैसे आप देखोगे इंडिया में एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट यहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग डेस्टिट्यूट है। डेस्टिट्यूट यानी जिनका कोई ठिकाना नहीं है, गरीबी है, गुर्बत है। इसके अलावा बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनके लिए हमें अफर्मेटिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। अब इन सारी चीजों के लिए आपको एम्पैथेटिक बनना पड़ेगा। फाइनली हम कंपैशन के बारे में बताएंगे, कंपैशन को डिफाइन करेंगे और उसकी नीड बताएंगे। हमने हमारे लेक्चर्स में सिग्निफिकेंस के बारे में बात की, कंपैशन का सिग्निफिकेंस क्या है सिविल सर्वेंट के लिए। अगर हम ध्यान से देखें तो कंपैशन जो सिग्निफिकेंस की बात होती है वहां पे नीड की भी बात होती है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम एनालॉजी के रूप में देखें, हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो क्या ऑक्सीजन हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है? या रैदर उल्टा मैं कहूं कि ऑक्सीजन ये सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि वी नीड ऑक्सीजन। उसी तरह से कंपैशन ये सिग्निफिकेंट है सिविल सर्वेंट के लिए। इसका मतलब
it is a dire need of civil servant to have compassion, or rather it is mandatory for civil servant to have compassion if he has to be a good civil servant. तो क्यों उसे जरूरत है सिविल सर्वेंट को कंपैशनेट होने की? तो सबसे पहले आप देखोगे मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज लोगों के प्रति आपको कंपैशन दिखाना ही पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल दैट यू कैन नॉट एक्चुअली डील विद देयर प्रॉब्लम। इसके अलावा आप देखोगे कोई भी कंपैशनेट इंसान जो है वो रुकता नहीं ऑन बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अनदर पर्सन, बट वो एक स्टेप आगे जाके उनके लिए काम करता है। तो जो भी आप काम करते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, आपको एक्सेसिबल अगर बनना पड़े या होना पड़े फॉर ऑल दी पीपल, सो यू हैव टू बी कंपैशनेट। अनलेस अनटिल यू हैव कंपैशन यू कैन नॉट बी एक्सेसिबल। कोई भी आईएएस ऑफिसर जो है वो कंपैशनेट ना हो और वो एक्सेसिबल हो, ये हो ही नहीं सकता। सो आप देख सकते हो कंपैशन का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है व्हेन वी टॉक अबाउट सिविल सर्विस। इसके अलावा हमने मैक्सिमम ऑफ कंपैशन के बारे में बात की थी लेक्चर्स में हमारे। मैक्सिमम ऑफ कंपैशन यानी प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर आपको कहा गया है कि डिमोलिश करने हैं कुछ अनऑथोराइज हाउसेस और यू आर इन चार्ज, बट वहां पे कुछ ओल्ड लोग हैं जो डेस्टिट्यूट है, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं, तो ऐसी जगह पे आप जब डिसीजन लोगे, ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में आप डिसीजन लोगे, तो आपको कंपैशन के साथ जो है काम करना पड़ेगा। आपको उन ओल्ड लोगों को टेम्पररी प्लेस देना पड़ेगा सो दैट दे कैन लिव देयर वे आउट ऑफ दैट ट्रबलिंग टाइम्स। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कंपैशन को, या कंपैशन हमारे लिए जरूरी हो जाता है व्हेन वी आर सिविल सर्वेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइडेड टू ऑल द सिविल सर्वेंट आर सेम, येट देयर इज डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर्स आर एबल टू इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशन in favor of the case and achieve success, whereas negative minded officers are unable to achieve goals by interpreting the same rules and regulation against the case. Discuss with illustration. तो आपको बताऊंगा मैं कैसे अलग अलग चैप्टर से आप देखोगे जो हम एथिक्स में पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता है टू डील एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखोगे रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन तो सारे ऑफिसर्स के लिए सेम है, बट फिर भी आपको दिखाई देगा एक ऑफिसर और दूसरे ऑफिसर के परफॉर्मेंस में डिफरेंस। क्यों? क्योंकि एक ऑफिसर पॉजिटिव माइंडेड ऑफिसर है, यहां पे एटीट्यूड की बात आ रही है अभी, और दूसरा जो है वो नेगेटिव माइंडेड है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है, जैसे जैसे कंडीशंस होती है उसको हमें इंटरप्रेट करना पड़ता है, उस हिसाब से हमें एक्शन लेना पड़ता है। बट जो पॉजिटिव माइंडेड है वो उसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा जिससे वो जो उसकी ड्यूटी है उसको सही तरीके से जो है अदा कर सके। बट बी जो है वो उसमें फंस जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो नेगेटिवली जो है उसका एटीट्यूड होने की वजह से वो सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, या हम कह सकते उस रूल्स एंड रेगुलेशन का फायदा जो है, जो उसकी जो ड्यूटी है उसको अदा करने में उस रूल्स एंड रेगुलेशन का उसको ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज है कंप्लीटली आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है, क्या एटीट्यूड है आपका। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आप देख रहे हो। पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है इसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, कैसे ये गाइड करता है एक सिविल सर्वेंट को, और एटीट्यूड का क्या रोल है व्हेन वी टॉक अबाउट आवर डे टू डे फंक्शनिंग। तो इसे हम कैसे इसे अप्रोच कर सकते हैं इस आंसर को। तो शुरुआत में हम रूल्स एंड रेगुलेशन को बताएंगे एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस। ये हमारे लिए गाइडेंस का एक सोर्स है कि हमें क्या एक्शन लेना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अवर करियर। इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे जो इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा है यानी सिविल सर्वेंट है, वो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को इंटरप्रेट करता है इन अ पॉजिटिव वे, एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे। फिर हम बताएंगे सिविल सर्वेंट जो नेगेटिव एटीट्यूड का है वो कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाता या फिर गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है, और उसका खामियाजा जो है उसको भुगतना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग दिस सर्विसेज। यानी वो जो उसका जो एम है, ऑब्जेक्टिव है टू बी ए गुड सिविल सर्वेंट, वो अदा नहीं कर पाता या फिर वो उससे जस्टिस नहीं दे पाता। इसके बाद हम बताएंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन सच में बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होते हैं, ऐसी जगह पे आपको जो है आपके कॉन्शियंस जो है उसको आपका सोर्स बनाना पड़ेगा एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड भी कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने नोट से बताया है कि कौन सी चीजें हमें जरूरी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रूल्स एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, कैसे रूल्स जो है एक सोर्स के रूप में उभर के आता है फॉर अ सिविल सर्वेंट टू एक्ट एथिकली। इसके बाद रेगुलेशंस एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, इसके एग्जांपल्स दे देंगे आप तो बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद आप बताएंगे कैसे जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला सिविल सर्वेंट है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को सही तरीके से इंटरप्रेट करता है। वो जो है जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है वो कैच करता है स्पिरिट ऑफ लॉ, ना कि लेटर ऑफ लॉ।
जो नेगेटिव वाला बंदा है वो बाय द लेटर यानी जो लिखा है, जो भी लिखा पोती की है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको एकदम हम कह सकते हैं टाइटली ग्रिप करके रखेगा नेगेटिव एटीट्यूड वाला, और थोड़ा भी डिस्क्रिशन यूज नहीं करेगा। अब स्पिरिट ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि एक लॉ है, उसके पीछे का भाव क्या है उसको पकड़ना जरूरी है, रैदर देन लेटर, जो लिखा है उसको पकड़ने के बजाय जो उसके पीछे का भाव है, जिस एम की वजह से वो लॉ बना गया है, उसे हमें सेटिस्फाई करना है, रैदर देन व्हाट इज रिटन एग्जैक्टली। डेफिनेटली हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा डिस्क्रिप्शन होता है एज सिविल सर्वेंट को कि वो उस रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे फॉलो करे। इसके अलावा आप देखोगे कंटेक्चुअलाइज करता है पॉजिटिव माइंडेड, डिस्क्रिप्शन जो है उसका यूज करता है, और जो नेगेटिव माइंडेड होता है वो डरता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर नहीं जाना है मुझे। इसके पीछे का कारण क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन, वो खुद को जो है धोखे में नहीं डालना चाहता, किसी तरह से तकलीफ में नहीं डालना चाहता। इसके अलावा आप देखोगे जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा है वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करता है, आप एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला बंदा है यहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट, खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है रैदर देन पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे इंटरप्रिटेशन जो है लॉ का या रूल्स का या रेगुलेशन का, वो दो किस्म के व्यक्ति अलग तरीके से करते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि जब भी डिलेमा हो, डिलेमा यानी ऐसा कंडीशन जहां पे आप देखोगे कि दोनों भी एक्शन जो है आपके या ऑप्शन जो है वो, या तो आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ जाओगे तो दूसरा ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से गलत नहीं है, तो ऐसी केस में आप देखोगे कि आपको अपने कॉन्शियस, अपना आपका जो मन है उसको आपको एक दीप बना के आगे चलना है। आपके कॉन्शियस की लाइट के अंदर आपको जो है वो आपको गाइड करेगी क्या हमें एक्शन लेना चाहिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगेन वी हैव रेफर टू आवर नोट्स वेर इन वी हैव गिवन एग्जांपल्स कैसे इसे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट adherence to ethics in human action would ensure in smooth functioning of an organization system. If so, what does ethics seek to promote in human life? How do ethical values assist in the resolution of conflicts faced by him in his day-to-day functioning? यहाँ पे बताया गया है कि ये बिलीव किया जाता है कि कोई भी इंसान अपने एक्शंस में एथिक्स जो है वो जोड़ के रखता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे वो जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो पॉपुलेट करता है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली फंक्शन कर पाती है। यानी अगर आप देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, एक ऑफिस में हो, समझिए आप आपके डिपार्टमेंट में हो, अगर हर इंसान इस डिपार्टमेंट का अपने एक्शंस में एथिक्स जो है वो हमेशा रखता है, या हर एक एक्शन जो है इट इज गाइडेड बाय एथिकल कंसिडरेशन, तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करेगी। सेकेंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? इफ सो, अगर ये सच है तो कौन सी ऐसी चीज जो है वो एथिक्स प्रमोट करती है किसी ह्यूमन के लाइफ में, कौन सी ऐसी चीजें, अच्छी चीजें, बेनिफिशियल चीजें ह्यूमन के लाइफ में प्रमोट की करती है वो एथिक या जो एथिकल गाइडलाइंस है। नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? एथिकल वैल्यूज कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में हमें हेल्प करती है डे टू डे फंक्शन में। तो तीन पार्ट में इसे क्लियर कर डिवाइड कर पाएंगे हम। पहला हम डिफाइन करेंगे एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे एथिक्स जो है ह्यूमन एक्शन में अगर होगा तो वो इंश्योर करेगा स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, और फिर हम बताएंगे कि क्या प्रमोट करता है एथिक्स ह्यूमन लाइफ में, और फाइनली एथिक्स कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में हमें हेल्प करता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसे बस ब्रेक करना है और आंसर देते जाना है। तो हम जो है डिफाइन करेंगे पहले एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। आपको जो है एथिक्स के 2-3 डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, ताकि कई बार हम क्या है क्वेश्चन जो है बहुत सिमिलर लगते हैं हमें, बट आंसर सिमिलर नहीं होना चाहिए। जो शुरुआत करते हैं आप हर जगह पे एक ही डेफिनेशन यूज करोगे तो मोनोटोनस लगेगा, तो 2-3 डेफिनेशन हैंडी रख सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे नोट्स में कि कैसे 2-3 डेफिनेशन है विद एग्जांपल्स, उसको हम यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। सेकंड पार्ट जो है उसमें हम बता रहे हैं कि कैसे ये इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग। हम जो है एक पर्टिकुलर चीज पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, उसमें हम 3 लेवल पे इसे देखते हैं। क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है एट इंडिविजुअल लेवल, एट सोसाइटल लेवल, एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। यही चीज तो पूछी गई है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी या सिस्टम के लेवल पे कैसे स्मूथ फंक्शनिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हार्मनी जो है वो हम क्रिएट कर पाते हैं, सिक्योरिटी क्रिएट कर पाते हैं, इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट, तो इन्हीं चीजों के बारे में बात की जा रही है, ब्रिंगिंग एफिशिएंसी। तो इसी को हम यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग हिस्सों से नोट्स के हम जो है आंसर बना पाते हैं। इसीलिए आप जो है एक पर्टिकुलर नोट्स पे स्टिक कीजिए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आपके दिमाग में एक छप जाए
प्रिंट की कौन सी चीजें कहाँ पे रखी है। इसके बाद हम जो है सेकंड पार्ट पे आएंगे या थर्ड पार्ट पे आएंगे, कैसे एथिक्स जो है या एथिक्स कौन सी ऐसी अच्छी चीजें प्रमोट करता है ह्यूमन लाइफ में। अब मैंने आपको कहा था पुराने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और हम हमारे हर एक लेक्चर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस साल भी हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, वाई इज इट मोर इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं 2014 का क्वेश्चन है, वही चीज सीधी सीधे पूछी गई, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसे हमने जो है स्टडी किया था, इसको हमने तैयार किया था, तो स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। फाइनली हम जो बताएंगे कि कैसे एथिकल वैल्यूज जो है असिस्ट करते हैं इन रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो भी झगड़े होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। तो कौन से एथिकल वैल्यूज है जो एक्चुअल में ऐसे इश्यूज को डील करता है। पहला है एम्पैथी, कंपैशन, प्रूडेंस। प्रूडेंस यानी विजडम, कंपैशन एंड एम्पैथी। एम्पैथी यानी आप दूसरों के पोजीशन में जाके समझ सकते हो वो क्या फील कर रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और एम्पैथी तो क्लियर कट आप देखो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस का बड़ा पार्ट है। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हम पढ़ते हैं हमारे लेक्चर्स में कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को इट इज अ फंक्शन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जो भी बंदा जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है वो कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजॉल्व कर पाता है। कंपैशन भी आप देख लो कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई आपके सामने जहां पे आपको कुछ चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, यू विल नॉट सैक्रिफाइस इफ यू आर नॉट अ कंपैशनेट पर्सन। तो आप देख सकते हैं प्रूडेंस भी कई जगह पे आपको जो है बेफिजूल इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। तो ये प्रूडेंट या फिर जो वाइज पर्सन है वही समझ पाता है। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कैसे एथिक्स हेल्प करता है इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू, पॉटर स्टीवर्ट। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है इन द सेंस कि इसे समझ गए आप तो समझ गए, अदरवाइज आप नहीं समझ पाए। यू डू नॉट नीड टू नो हु इज पॉटर स्टीवर्ट, आपको बस क्वेश्चन है उसको डिसाइफर करना है क्या इसका मतलब बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो चीजें, राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। यहाँ पे व्हाट है, इस पे हमें एम्फोसिस करना है। व्हाट इज राइट टू डू यानी यहाँ पे आपको पूछा गया है कि क्या सही है, क्या सही है, और यहाँ पे सिर्फ राइट टू डू है, राइट के बारे में बात हो रही है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो है हमारे पास कुछ राइट्स है। अगर आप एक्सीडेंट में फंस गए, आपके साथ एक एक्सीडेंट, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, आपकी बस जो है पलट गई, तो वहां पे आप जो है अपनी जान बचा के निकलोगे, आप ट्राई नहीं करोगे दूसरों की जान बचाना। तो क्या ये गलत होगा? नहीं, इट इज योर राइट, इट इज योर नेचुरल राइट टू प्रिजर्व योर सेल्फ। बट एक जो बंदा है जो सच में एथिकल बंदा है, वो पहले खुद को देखेगा, वो पहुंच गया भाई सही, ही इज वेल एंड फाइन। नाउ व्हाट ही विल डू इज he will go inside that bus and try to save some others. So this is what is right to do. Second right, rather than we can say first right and second right. First right is what is as per law. Law के हिसाब से अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज करते हो और लॉ के हिसाब से आप सही करते हो तो आप सही करते हो, फिर हम उसमें एथिक्स नहीं घुसाएंगे। दो तरीके के लॉ है, एक नेचुरल लॉ, एक जो है वो पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ यानी जो सरकारें बनाती है हमारे लिए। तो अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो लॉ के हिसाब से सही है, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से सही है, तो वो सही है। सो यू डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट लॉट ऑफ एथिकल कंसिडरेशन। बट जो एथिकल पर्सन होता है वो इसके आगे जाता है और जो सही चीज है उसे करने की कोशिश करता है। यही डिफरेंस है ऑफ एथिक्स। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो इसे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? सबसे पहले हम एथिक्स की जनरल डेफिनेशन देंगे। देख रहे हैं आपकी दो बार हमें एथिक्स की डेफिनेशन इस्तेमाल करनी पड़ी, तो एटलीस्ट 2 से 3 डेफिनेशन आपको जो है वो पता होनी चाहिए एथिक्स की। इसके बाद हम जो है फर्स्ट पार्ट पे आएंगे। पहला राइट टू डू, व्हाट यू कैन डू एज पर लॉ, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि इसमें इश्यूज है कि हम जो है लॉ के हिसाब से चल रहे हैं, सब सही है, बट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लॉ तो परमिट करता है बट सोसाइटी परमिट नहीं करती, आपका कॉन्शियंस परमिट नहीं करता, या कुछ चीजें ऐसी है जो आप ओमिट करते हो, नहीं करते हो, उसमें आपको जो है वो मैंडेटरी नहीं है एज पर लॉ, बट फिर भी आपको करनी चाहिए। तो वो इश्यूज हम यहां पे बताएंगे। फिर हम बताएंगे राइट टू डू, व्हाट यू शुड डू, और एग्जांपल के साथ हम बताएंगे। तो इस तरह से हम इसे डील कर सकते हैं। तो आप देखोगे एथिक्स की डेफिनेशन देखी हमने यहाँ पे, हमने हर बार अलग डेफिनेशन यहाँ पे रखी है। इसके बाद हम राइट टू डू यानी एज पर नेचुरल लॉ एंड एज पर पॉजिटिव लॉ, इसका इस्तेमाल करेंगे। नेचुरल और पॉजिटिव, ये सारी चीजें हमने लेक्चर में पढ़ी है।
इसके बाद हम इश्यूज बताएंगे कि फर्स्ट अप्रोच जो है, अगर हम बस जो हमारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है या फिर जो भी है, कई बार हमको सैक्रिफाइस करना पड़ता है दूसरों के लिए। हमारे राइट्स होते हैं बट स्टिल वी हैव टू बी सैक्रिफाइस फॉर समवन एल्स, दैट शोज आवर कंपैशन। सो फर्स्ट अप्रोच में क्या इश्यूज है, आप देखोगे जो राइट्स आ रहे हैं वो लॉ के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, तो कई बार लॉ जो होते हैं वो कई बार जो है वो सही भी हुए, फिर भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कंडेम की जाती है बाय सोसाइटी इवन दो इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जैसे आप अगर अपने दोस्त को बिट्रे कर दो तो एज पर लॉ इट इज नॉट समथिंग रॉन्ग, बट यू इन योर ओन कॉन्शियस विल फील कि मैंने गलत किया, या फिर कोई और बोलेगा आपने गलत किया है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो लॉ कहती है कि वो सही है। जैसे डेथ पेनल्टी के बारे में बात कर लो, डेथ पेनल्टी तो चलती है लॉ में बट फिर भी हम मानते हैं कि वो बुरी चीज है। तो व्हाट इज राइट टू डू, तो कैसे पता करें कि क्या सही है, तो उसके लिए कुछ हमने अप्रोचेस पढ़े हैं, जैसे यूटिलिटेरियन अप्रोच, यानी अगर आप ऐसा करते हो, आपके जो एक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उनको ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस दे रहे हैं, देन दैट इज अ राइट थिंग, आपने सही काम किया है। भले ही आपने जो है या तो खुद की जो है सैक्रिफाइस की है या आपने लॉ के हिसाब से काम नहीं किया, बट यू हैव एंश्योर्ड कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश की है। इसके बाद दूसरा एक अप्रोच होता है जस्टिस अप्रोच, जहां पे हमारे एक्शन जो है वो इस पे निर्भर करेंगे कि वो एथिकल है या नहीं, कि हमने जो है जस्टिस किया है या नहीं दूसरों के साथ। या इसके अलावा कॉमन गुड अप्रोच, हमारे एक्शन जो है वो सारे मेंबर्स को बेनिफिट करने चाहिए फॉर कम्युनिटी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट टू डू, तो इसको हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जो है आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको हम हमारे लेक्चर्स में भी पढ़े, हमने एक क्वेश्चन भी जो है उसको डील किया था, तो देखते हैं। इफ अ कंट्री इज टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 key societal members who can make a difference. They are father, mother and teacher. अब्दुल कलाम सर का जो है ये कोट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्वेश्चन वैसे के वैसे पूछा गया है 2017 से। तो 2 क्वेश्चन हमने देखे जो रिपीट हो रहे PYQ, तो इंपॉर्टेंस आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन में पूछा बताया गया है, या अब्दुल कलाम जी कहते थे कि करप्शन फ्री करना है अगर कंट्री को, तो जरूरी है कि 3 चीजों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे योगदान होगा। पहला पिता, माता और टीचर। अब इसे हमें प्रूव करना है इस स्टेटमेंट को बेसिकली। तो सबसे पहले हम करप्शन जो है, ये करप्शन पे क्वेश्चन है, करप्शन को डिफाइन करेंगे, करप्शन क्या है और करप्शन का एथिक्स और वैल्यू से क्या नाता है ये बताएंगे। इसके बाद हम रोल बताएंगे, फैमिली का क्या रोल है, फादर का, मदर का, इंडिविजुअली बताएंगे इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज दैट दे इनकलकेट इन देयर चिल्ड्रन, और रोल ऑफ टीचर का भी बताएंगे हम, क्या इंपॉर्टेंट रोल है टीचर का इन क्रिएटिंग दोज वैल्यूज विच विल अल्टीमेटली मेक आवर कंट्री करप्शन फ्री। इस तरह से हम इसे डील करेंगे। तो करप्शन की डेफिनेशन हम देख सकते हैं, हमने ये पढ़ी है लेक्चर्स में। इसके बाद करप्शन जो है उसका एथिक्स से क्या नाता है, आप देखोगे करप्शन इज मोस्ट विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ लैक ऑफ एथिक्स, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पे। अगर आपको करप्शन फ्री करना है और आपको बताया गया कि माता पिता और टीचर का रोल है, तो उसको जोड़ने वाली कौन सी चीज है, एथिक्स ही है। करप्शन से हमको दूर होना है, तो करप्शन को हम कैसे टारगेट कर पाएंगे, एथिक्स से ही टारगेट कर पाएंगे। अगर हम एथिकल इंसान बनाए, एथिकल ह्यूमन रिसोर्स बनाए, एथिकल एथिक्स जो है वो अपने बच्चों में जो है इनकलकेट करें, तभी हम कर पाएंगे। और ये कौन करता है, पेरेंट्स और स्कूल्स या टीचिंग इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे हम जो है पहले रोल बताएंगे फादर का, मदर का, हमने ये चीज हमारे लेक्चर्स में भी देखी है, रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेटिंग वैल्यूज। हमने एक हमारा जो पेड कोर्स होता है क्रैश कोर्स, उसमें तो एक क्वेश्चन भी बाकायदा इसी लेवल का लिया था, व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज 2 places आर क्रिटिकल, स्कूल एंड होम, एग्जामिन। तो ये हमारा पहले ही प्रिपेयर हो गया था। तो फैमिली में जो माता है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है वैल्यूज में, तो वो जो है लव, अफेक्शन, ऑनेस्टी, सैक्रिफाइस, ये सारी चीजें जो है बच्चे में अपने इनकलकेट करती है। और यही चीजें इंपॉर्टेंट है इफ यू हैव टू हैव moral uprightness. A moral upright person will only be the one who will not do corruption. तो इस तरह से फादर और मदर दोनों का भी हमें जो है
रोल बताना है। फादर का रोल अगर आप देखिए डिसिप्लिन, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीजें फादर आपको इनकलकेट करेंगे। मदर जो है वो ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस, इन चीजों से आपको लैस करेंगे, जो आपको ऐसा इंसान बनाएगा जो बेसिकली करप्शन नहीं करेगा, या फिर ही विल ट्राई टू अवॉइड करप्शन एट एनी कॉस्ट। रोल ऑफ टीचर भी हम अपने नोट से या फिर हम जो लेक्चर में पढ़ते हैं इससे हम जो है वो तैयार कर चुके थे। तो टीचर का रोल हमने देखा है, करिकुलम और इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट। ये दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफिकल्ट है। पहला क्वेश्चन हमने देखा था ये वाला, क्योंकि ये जो कोट होता है वो कई बार ट्रिकी होते, समझ में नहीं आते ग्रामेटिकली। अगर हम देखें ये जो लूसिड ग्रामर है वैसा नहीं होता, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए समझने में डिफिकल्ट होती है। वैसे ही ये पर्टिकुलर जो है कोट वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। क्या क्वेश्चन में बताया गया, दलाई लामा का कोट है, जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट। अब सक्सेस हम नॉर्मल पैरलाइंस में देखें तो वी अचीव समथिंग, वी गेट समथिंग। If we get that, we say we are successful. That could be anything. Get good score, get good rank, get good home, get good wife or a husband. Whatever it is, it could be a success, a materialistic aspect of success. But यहाँ पे दलाई लामा कुछ और कह रहे हैं, थोड़ी गहरी बात कर रहे हैं। Judge your success by what you had to give up. कुछ चीजें आपको गिव अप करनी पड़ती है, और अगर आप वो गिव अप कर लेते हो then you are successful. He is not talking about you have to get something. He is more concerned about giving up something. तो क्या ऐसी चीजें अगर हम छोड़ दे तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। बुरी चीजें छोड़ना बहुत ही अच्छी बात है। ये हमें बचपन से बताया गया कि बुरी चीजों, पहले तो बताते हैं कि बुरी चीजें, बुरी आदतें होनी नहीं चाहिए, बट एक एज के बाद हम खुद फोकस करते हैं कि जो बुरी आदतें हमारे से वो निकल जानी चाहिए। एक टाइम के बाद हम सोचते हैं मटेरियल सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो कैरेक्टर है वो ज्यादा अच्छा बिल्ड हो। तो कैरेक्टर कैसे बिल्ड होता है, जैसे जैसे हम हमारे अंदर की जो भी खराब चीजें वो दूर करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। तो इसी पे वो फोकस कर रहे हैं दलाई लामा। गिविंग अप वाइसेस दैट यू हैव, वाइसेस यानी विकेड बिहेवियर दैट एवरीवन हैज एट डिफरेंट लेवल्स, तो उसको दूर करना, उस पर फोकस करने की बात हो रही है यहाँ पे। तभी आपका जिंदगी जो है, जो लाइफ है वो सक्सेसफुल होगा। तो इसे कैसे हम कर सकते हैं, पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे विद जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस। यहाँ पे हम जो है हमारा मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं कि क्या है सक्सेस का के मायने, जनरली हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे एथिकल और वर्चुअस लाइफ जो है ये सही मायनों में ट्रू सक्सेसफुल लाइफ है। इसके बाद हम बताएंगे वॉइसेस के बारे में कि आपको वर्चुअस और एथिकल लाइफ बनानी है खुद की, वो कैसे कर पाओगे आप। जैसे मैंने कहा आपको अपने अंदर से जो खराब चीजें वो दूर करनी है। सो टॉक अबाउट वॉइसेस दैट यू विल गिव अप टू लिव एथिकल लाइफ। दिस इज व्हाट दी क्वेश्चन इज आस्किंग, यू हैड टू गिव अप समथिंग। और फिर बताएंगे कि गिव अप करना क्या इतना आसान है, नहीं, इसको भी अचीव किया जा सकता है। इसमें भी हम मध्यम मार्ग लाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग फिलोसॉफिकल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस। तो जो हमारा चार्वक का कंसेप्ट है कि प्लेजर में जो है हमें सीख करना चाहिए, हमें बस प्लेजर ही प्लेजर होना चाहिए, तो उसके साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इसको, सक्सेस का के मायने क्या है, या फिर नॉर्मल जनरल सेंस में भी बता सकते हो कि अचीविंग दिस थिंग एंड दैट थिंग। इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे एथिकल लाइफ जो है ये ट्रू सक्सेस है। यहाँ पे आप प्लाटो का जो है कंसेप्ट यूज कर सकते हो, कंसेप्ट ऑफ वर्च्यू या कार्डिनल वर्च्यू। 4 वर्च्यूज के बारे में बात की थी उन्होंने, प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस, फॉर्टिट्यूड। ये कार्डिनल वर्च्यूज, ये अगर आप अपने जीवन में लाभ पाओ देन यू आर अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग, या फिर हैप्पी इंडिविजुअल, या गुड फॉर सोसाइटी। हर तरीके से आप इसे देख सकते हो। फिर हम बताएंगे कैसे हमें गिव अप करना पड़ेगा कुछ चीजों को इन ऑर्डर टू बी एथिकल। यहाँ पे हम जो है पंचशील का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। दलाई लामा बीइंग बुद्धिस्ट, अगर आप पंचशील का कंसेप्ट यूज करते हो सो इट विल बी मोर एप्ट। इफ यू कैन ऑल्सो यूज से जैनास कंसेप्ट और इवन हिंदूज कंसेप्ट, सो वट एवर इट मे बी, वट एवर कंसेप्ट यू यूज, यू हैव टू फोकस ऑन थिंग्स दैट यू हैव टू गिव अप। तो पंचशील का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि हमें किसी को मारना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है, जो है लाई नहीं करना है, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करना है, इंटॉक्सिकेंट नहीं लेना है। तो इसको हम गिव अप करेंगे हमारे लाइफ में अगर होंगे ये सारी चीजें। बट क्या सच में पॉसिबल है झूठ ना बोलना? कई बार हमें झूठ बोलना भी पड़ता है, कई बार कुछ चीजें चुरानी भी पड़ती है। बट जैसे मैंने कहा कुछ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन होते हैं।
हमारा इंटेंशन सही होना चाहिए, ये इस पे निर्भर करता है कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं। खाना, अगर आप नॉन वेजिटेरियन, क्या आप नॉन वेज छोड़ दोगे ऐसे ही? नहीं। तो हमें क्या चाहिए? मध्यम मार्ग, गोल्डन मील। हमने प्लेटो का कंसेप्ट यूज किया पहले, कार्डिनल वर्च्यूज। उसके बाद हमने पंचशील बुद्धा का कंसेप्ट यूज किया। इसके बाद हम जो है एरिस्टू या एरिस्टोटल का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि हमें मिडल, गोल्डन मीन जो है वो साधना है। गोल्डन मीन यानी दो तरह के वाइसेस होते हैं, दो तरह की खराबियां होती है। एक है बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे गुण और दूसरा है बहुत ज्यादा खराब गुण। करेज जो है ये मिडल पॉइंट है ऑफ कॉवर्डिस एंड रेकलेसनेस। रेकलेसनेस यानी आप जो है सोच विचार किए बिना आप अपनी शूरता दिखाने की कोशिश करते। कॉवर्डिस यानी आप डरपोक हो। तो इन दोनों का बीच का जो है एक पॉइंट है वो है करेज। तो गोल्डन मीन जो है इसको हम जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, तब हम वर्चुअस इंसान बन पाएंगे और एट द सेम टाइम हम अपनी सक्सेस जो है वो अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग पर्सपेक्टिव को अपने आंसर्स में ला सकते हैं। तो आपने देखा है, वैसे तो दलाई लामा के बारे में पूछा है, बट हम जो है अपनी लिबर्टी ले सकते हैं। हमारा अंडरस्टैंडिंग पूछा गया है उस पर्टिकुलर कोट के बारे में, तो हम अलग अलग फिलोसोफर का भी नाम ले सकते हैं और उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड गवर्नेंस? हाउ फार recent initiative in terms of e-governance steps taken by the state have helped the beneficiaries? Discuss with suitable example. बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको पूछा गया है गुड गवर्नेंस से आप क्या समझ पाते हो, और आपको पूछा गया है जो रिसेंट गवर्नमेंट के जो स्टेप्स लिए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस, उसके बारे में बताइए और कैसे वो बेनिफिशियरी है, हेल्प किए हैं उनके बेनिफिशियरीज को, यानी जो जो भी ई गवर्नेंस के सर्विसेज को अप्रोच किया है या उसको इस्तेमाल किया है वो उसके लिए बेनिफिशियल रहा है, कैसे बेनिफिशियल रहा है ये बताना है विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आपको गुड गवर्नेंस क्या है वो पता होना चाहिए, ई गवर्नेंस क्या है पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हो आपके नॉर्मल जीएस 1 2 3 में, तो ई गवर्नेंस के बारे में जो करंट स्कीम्स है या फिर करंट कुछ प्लेटफॉर्म जो है जो गवर्नमेंट ने चला है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका कैसे बेनिफिट हुआ इनिशिएटिव्स का, उन इनिशिएटिव। वैसे तो जनरल भी आप बता सकते हो, अगर आपको स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का जो है बेनिफिट पता नहीं तो भी आप जनरली बता सकते हो ई गवर्नेंस के क्या बेनिफिट है, वही बेनिफिट हुआ होगा उसके बेनिफिशियरी को एग्जाम्पल के साथ आप बता सकते हो। तो गुड गवर्नेंस हमने ये चीज़ हमने पढ़ी थी लेक्चर्स में, हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है। तो दो तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हो गुड गवर्नेंस को, तो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन दे सकते हो या फिर यूनाइटेड नेशन की बता सकते हो, जिनमें वो प्रिंसिपल्स बताते हैं गुड गवर्नेंस के कौन से प्रिंसिपल्स होने चाहिए आपके गवर्नेंस में। पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, कंसेंसस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आपके वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में होनी चाहिए, तब हम उसे गुड गवर्नेंस मानेंगे। इसके बाद हम बताएंगे इनिशिएटिव्स, ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स बताएंगे और उसके बेनिफिट्स बताएंगे। तो ये चीज़ आपको रेगुलरली प्रिपेयर करनी पड़ती है। ये चीज़ हम हमारे करंट अफेयर्स में भी बताते हैं, जो हमारा एथिक्स का जो GS4 का करंट अफेयर्स है उसमें भी हम इसे डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन मेथोडोलॉजी इज बीइंग यूज्ड, आई टेक अ मिनट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, online methodology is being used for day-to-day meetings, institutional approvals in administration and for teaching and learning in education sector to the extent telemedicine in health sector is getting popular with approval of competent authority. No doubt it has advantages and disadvantages for both beneficiary and system at large. Describe and discuss the ethical issues involved in the use of online method, particularly to vulnerable section of the society. बताया गया है यहाँ पे कि ऑनलाइन मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है डे टू डे अफेयर्स में, मीटिंग्स हो या इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल्स हो, टीचिंग में, लर्निंग में, टेलीमेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों भी हैं। आपको डिस्कस करना है क्या चीज़, एथिकल इश्यूज, जो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इन द यूज ऑफ ऑनलाइन मेथड पर्टिकुलरली टू वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एथिकल कंसिडरेशन के बारे में हमें बात करनी है, वो भी ऑनलाइन मेथड जो भी हम डील करते हैं, जिस भी तरह से डील करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को, टू वल्नरेबल सेक्शन, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इससे हमें भटकना नहीं है। तो कैसे इसे हम डिस्कस कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो है बेनिफिट्स कुछ सिंपली कुछ बेनिफिट्स गिनाएंगे ऑनलाइन मेथोडोलॉजी के, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोरोना। ये हम एम्फोसाइज करेंगे क्योंकि कोरोना के दौरान में हम ऑनलाइन मेथोडोलॉजी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे एथिकल इश्यूज पे, क्या क्या एथिकल इश्यूज
हम जो है फेस करते हैं व्हेन वी डील विद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले आप देखोगे साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, साइबर रेसिज्म भी होता है, डिजिटल डिवाइड है, सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है जो अनएथिकल है। इसके बाद हम, या फिर रैदर ये जब हम डिस्कस करेंगे तब हम कंटेक्स्ट में रखेंगे वल्नरेबल सेक्शन। कौन है ये वल्नरेबल सेक्शन? विमेन, चिल्ड्रन, पुअर, ओल्ड एज, LGBTQ कम्युनिटी, ये सारे वल्नरेबल सेक्शन है। तो हम जो भी एग्जांपल्स देंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, वो इन्हीं से रिलेटेड करेंगे। इस तरह से हम इस आंसर को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमने हमारे जो टेस्ट सीरीज है इसमें भी हमें इसे डील किया था। रशिया एंड यूक्रेन वॉर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट 7 months. Different countries have taken independent stands and action keeping in view their own national interest. We are all aware that war has its own impact on different aspects of society, including human tragedy. ये सारी चीजें आपको गप बताई गई है रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में। एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ रहा है यहाँ पे? What are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation so far? Illustrate with justification the ethical issues involved in the given state of affair. रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो हर एक कंट्री ने अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, और इसका इम्पैक्ट हमें दिखता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में। ह्यूमन ट्रेजेडी हो रही है। आपको पूछा गया क्या क्या एथिकल इश्यूज जो है, जो बहुत ही क्रूशियल है, हमें कंसिडर करने चाहिए वाइल आइदर लॉन्चिंग दी वॉर, अगर हम वॉर पे जा रहे हैं, या अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इन चीज़ों में हमें, या रैदर हम कह सकते हैं वॉर टाइम में क्या क्या एथिकल इश्यूज हमें कंसिडर करने चाहिए कि वो ना हो, या फिर जो होते हैं उसे कैसे हम ना होने दें। ओके, तो इसे हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है, आपको एग्जांपल दी, इलुस्ट्रेट भी करना है विद जस्टिफिकेशन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द गिवन स्टेट ऑफ अफेयर। आज की डेट में जो हो रहा है इशू, तो कौन से ऐसे एथिकल इशू हमें दिखाई देते हैं, यानी करंट कंटेक्स्ट में। और ये जनरल, ये पार्ट जो है ये जनरली पूछा गया है, क्या क्या इश्यूज हमें दिखाई देते हैं, और ये करंट कंटेक्स्ट में आपको बताना है। तो आपको करंट अफेयर से पता या करंट अफेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे हम इसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरनेशनल एथिक्स के बारे में बात हो रही है, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे आंसर को विद एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे आएंगे, एथिकल इशू इन वॉर टाइम। Either when you are starting a war, what ethical consideration you have to take care of, or when you are continuing the war, what ethical consideration you have to take care of. इसके बाद हम ethical concerns बताएंगे with respect to रशिया यूक्रेन वॉर, क्योंकि आपको पूछा गया गिवन स्टेट ऑफ अफेयर में क्या क्या ethical issues है, आपको इल्यूस्ट्रेट करना है विद जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई भी करना है उसको। तो इस तरह से हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इंट्रोड्यूस करेंगे विद एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। हमने ये चीज़ पढ़ी है हमारे लेक्चर्स में, हमारे नोट्स में भी अवेलेबल है, यू कैन सी, यू कैन रेफर टू दिस। इसके बाद हम एथिकल इशू इन वॉर टाइम, क्या क्या एथिकल इश्यूज हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कॉम्बैटेंट और नॉन कॉम्बैटेंट में डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए व्हेन वी आर गोइंग इनटू वॉर। प्रपोर्शन, हार्म जो करना है किसी एनिमी को वो उतना ही होना चाहिए जितना आपका गेन है। कई बार जो है वो विकेड मेंटालिटी होती है, बस दूसरे को नष्ट करना है, कुछ भी करना है, हमें उससे कुछ मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके गेन के प्रपोर्शन में आपका जो है हार्म होना चाहिए। हार्म यानी आप अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे तो उससे कुछ तो प्रोपोर्शनल आपको बेनिफिट होना चाहिए। अब हार्म पहुंचा रहे इसका ये मतलब नहीं कि हम जो है वी आर बीइंग समथिंग क्वाइट सिनिकल और विकेड हियर। वी आर टॉकिंग अबाउट रियल टाइम बैटल में जब हम जो टैक्टिकल मूव्स करते हैं उसका बेनिफिट होना चाहिए। अगर हमने वहां पे कहीं पे बॉम्ब गिरा है तो हम जो है टेररिस्ट को मार रहे हैं, हमने टेररिस्ट को मारा है, उससे ज्यादा नहीं हम कर रहे, वहां के लोगों को नहीं मार रहे, उससे ज्यादा हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं कर रहे। तो आपका जो गेन है यहाँ पे वो क्या है कि टेररिस्ट को मारना है, बस उसके हिसाब से ही आपको उसको हार्म करना है, या फिर वो उस तरीके के वेपन्स यूज करने। डिसरिगार्ड टू रूल ऑफ वॉर, रूल ऑफ वॉर होते हैं उसको, वॉर के जो रूल्स होते हैं उसका डिसरिगार्ड करना, तो ये भी एथिकल कंसिडरेशन में आता है कि आपको ये कंसिडर करना चाहिए। ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए, जो वॉर प्रिजनर्स हैं उनके साथ सही से बर्ताव करना चाहिए, प्रॉक्सी वॉर या टेररिज्म नहीं करना चाहिए, रेफ्यूजी क्राइसिस हो इतने हद तक नहीं हमें काम करना चाहिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमारा इतना ना हो जाए कि डोमेस्टिक नीड ही हम जो है फुलफिल ना कर पाए, जिसकी वजह से पॉवर्टी और हंगर हो सकता है। तो ये सारे एथिकल कंसिडरेशन है व्हेन वी टॉक अबाउट वॉर टाइम। फिर करंट कंटेक्स्ट में आपको जो है करंट अफेयर्स से जो है अवगत होना चाहिए। हमारा जो करंट अफेयर्स का कोर्स है उसमें हम ऐसी चीज़ों को डील करते हैं। तो एथिकल इशू इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, इसमें हमने वैक्यूम बॉम्ब के बारे में बात की थी। रशिया को अक्यूज़ किया गया था कि उसने यूक्रेन में वैक्यूम बॉम्ब इस्तेमाल किया, फॉस्फोरस बॉम्ब के बारे में बात हुई। फिर हमने एक और आर्टिकल डिस्कस किया था कि इंडिया का स्टैंड क्या है
क्या मॉरलिटी बची है फॉरेन पॉलिसी में इंडिया के, तो उसको भी हमने डील किया था। इसके अलावा हमने क्वेश्चन भी जो है हमारा जो पेड क्रैश कोर्स होता है, रादर टेस्ट सीरीज में जो हमारा फाइनल टेस्ट था उसमें हमने ये क्वेश्चन जो है डील किया था। इंडियाज मॉरलिटी इन इंटरनेशनल स्फीयर सफर्ड अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ क्राइसिस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। यहाँ पे भी हम एथिक्स के बारे में बात करें, वो भी रशिया एंड यूक्रेन के कंटेक्स्ट में, और बट यहाँ पे हमारा जो फोकस एरिया है वो इंडिया के मॉरलिटी पे, नॉट रैदर होल जनरल सेंस ऑफ एथिक्स इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर। तो बट इससे भी हमें बेनिफिट मिलता है, हम जो पॉइंट्स हम बताते हैं बच्चों को उससे भी उनको बेनिफिट मिलता है। दे कैन फ्रेम देयर क्वेश्चन, सी देयर कुड बी नो कोचिंग इंस्टीट्यूशन कैन टेल यू दिस इज द आंसर क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, बट हाँ अगर हम उसके पास में भी हम अगर तैयारी अच्छे से कर पाते हैं तो वो हमें बेनिफिट देती है एग्जाम में अल्टीमेटली। इसके बाद एक 2 मार्क के क्वेश्चन थे, डेफिनेशनल क्वेश्चन थे। यहाँ पे हर एक पॉइंट को 2 मार्क्स से, तो आपको बेसिकली शॉर्ट नोट देना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक एथिक्स, पब्लिक लाइफ, चैलेंजेस ऑफ डिजिटलाइजेशन, डिवोशन टू ड्यूटी, ये सारी चीज़ें हम हमारे लेक्चर्स में पढ़ते हैं। तो 30 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, एग्जाम्पल भी दे देना है आप जब एक्सप्लेन करोगे हर एक कंसेप्ट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसल ब्लोअर हु रिपोर्ट करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटीज, wrong doings and misconduct to the concerned authority run the risk of being exposed to grave danger, physically harm and victimization by vested interest, accused person and his team. What policy measures would you suggest to strengthen protection mechanism to safeguard whistleblower? तो विसल ब्लोअर का बारे में पूछा गया है यहाँ पे। विसल ब्लोइंग क्या कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। विसल ब्लोइंग जो है या जो विसल ब्लोअर होता है वो बेसिकली जो भी करप्शन हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज हो रही है उसके टीम में या उसके इर्द गिर्द, उसको वो उजागर करता है, पब्लिक व्यू में लाता है, जिसकी वजह से वो डेंजर में फंस सकता है, फिजिकल हार्म हो सकता है, उसके परिवार को नुकसान हो सकता है, उसका टीम ही उसको सैबोटेज कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है सोसाइटी में और इवन हमारे इंडिया में भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया क्या ऐसे पॉलिसी मेजर आप सजेस्ट करोगे जो इन विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करे, ऐसे मैकेनिज्म आपको बताने, क्या आपको सजेस्ट करना है। तो इसे कैसे डील कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहले विसल ब्लोइंग होती क्या है, और फिर हम बता सकते हैं कि ये जो विसल ब्लोअर है ये कौन से वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा एथिक्स का पेपर हमें वैल्यूज बताने ही है यहाँ पे कि कौन से वैल्यूज ये विसल ब्लोअर जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं व्हेन दे आर बेसिकली ब्रिंगिंग आउट करप्ट एक्टिविटीज इन लाइट। फिर हम बताएंगे इश्यूज विद विसल ब्लोइंग, कुछ इश्यूज तो यहाँ पे बताए गए हैं, बट हम एक उसके हम कह सकते हैं उसके रूट कॉज को बताने की कोशिश करेंगे क्यों ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। इसके बाद हम इंडिया के जो लॉज है, जब हम पॉलिसी मेजर बताते हैं तो पहले तो हमें इंडिया की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और लॉज हैं वो बताने पड़ेंगे। तो इंडियाज लॉज पर्टेनिंग टू विसल ब्लोइंग और पॉलिसी मेजर जो बताएंगे जिससे हम स्ट्रेंथन कर पाए प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, यानी जो विसल ब्लोअर उनको प्रोटेक्ट कर पाए, इस तरह से हम इसे बताएंगे। तो ये हमारा अप्रोच होगा। तो डेफिनेशन हम जो हमारा करंट अफेयर्स होता है हर मंथ में, हर वीक में हम जो है करंट अफेयर्स लाते हैं, उसमें हमने इसे डील किया था। व्हाट इज विसल ब्लोइंग, तो उसका डेफिनेशन हमने दिया था। वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेटेड वो भी हमने बताया था, करेज, सेल्फ सेक्रीफाइस, ड्यूटी, इश्यूज विद विसल ब्लोइंग, ये चीज भी हमने यहाँ पे कवर करी थी करंट अफेयर्स में। इसके अलावा इंडिया के जो लॉज है इसके बारे में हमने बात की थी, इंडियाज लॉ पर्टेनिंग टू विसल ब्लोइंग, आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर फाइनली हमें पॉलिसी मेजर्स बताने होंगे टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, ये चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी हमारे आंसर में। तो मैं एक चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जो है क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ द थिंग्स एंड यू कैन मेक एन आंसर फॉर योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेम्पररी वर्ल्ड, in contemporary world corporate sector contribution in generating wealth and employment is increasing. In doing so they are bringing in unprecedented onslaught on climate, environmental stability and living condition of human beings. In this backdrop, do you find corporate social responsibility is efficient and sufficient enough to fulfill the social roles and responsibilities needed in corporate world for which CSR is mandated, critically examined? बताया गया यहाँ पे कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसका काफी हद तक कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है वेल्थ जनरेशन में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, बट ये करते समय वो एनवायरनमेंट के स्टेबिलिटी को या सस्टेनेबिलिटी को हार्म कर रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग की लिविंग कंडीशन है उसको हार्म कर रहे हैं। इस बैकड्रॉप में, इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है, क्या ये सच में एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, जो सोसाइटी के रोल्स जो है जो उसे फुलफिल करने हैं एज पर मैंडेटरी पॉलिसी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमारे पास एक्ट है जो बताता है जो कॉर्पोरेट्स है उनको क्या करना चाहिए, कैसे सोसाइटी को पे बैक करना है, तो क्या वो सच में वो सब एफिशिएंट और सफिशिएंट है उस रोल में, इस चीज को आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इसे कैसे हम देख सकते हैं, पहले तो सबसे पहले हम
डिफिनिशनल अप्रोच से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करेंगे। फिर हम जो है बताएंगे क्या ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या वो रीच कर पा रहा है, कुछ इंपैक्ट कर पा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली पूछा गया क्या इज इट एफिशिएंट एंड सफिशिएंट, तो वो बताना पड़ेगा हमें क्या वो सच में कुछ कर रहा है, क्या उसका कुछ इंपैक्ट है, क्या उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, ये चीज़ हमें बतानी पड़ेगी। इसके बाद हम बताएंगे क्या इश्यूज है, शॉर्ट कमिंग्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकली इवेल्युएट दोनों पक्ष हमें बताने पड़ेंगे। एक तो पहले हम बेनिफिट्स भी बताएंगे, उसके नीड बताएंगे, क्या उसका रीच हो रहा है वो बताएंगे, और फिर शॉर्ट कमिंग्स भी बताएंगे या फिर इश्यू बताएंगे, और फिर हम सजेशन भी देंगे कैसे इसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो हमने एक क्वेश्चन डील किया था हमारे पेड क्रैश कोर्स में, वन बिजनेस सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी अराउंड इट, इन लाइट ऑफ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट इवैल्यूएट द नीड ऑफ फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वेश्चन क्या था, किसी भी बिजनेस का सक्सेस डिटरमाइन करता है कि सोसाइटी जो है उसके अराउंड जो है वो कितना बेनिफिट कर पा रही है उससे। इसी स्टेटमेंट में हमें इवैल्यूएट करना है नीड ऑफ सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमने डिफाइन किया था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यूएनआईडीओ, इसी डेफिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमने नीड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें भी हमें नीड के बारे में बात करनी, और वो भी बैकड्रॉप ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप देखोगे हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जैसे क्लीनिंग रिवर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर हार्वेस्टिंग। ये सारी चीजें क्या है, ये हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, कि एनवायरमेंट को सस्टेन करना है, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी की। इसके अलावा जो लोकल्स है उनको भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल होगा। हमारी रीच जो है वो हम रीच कर पा रहे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है, बट कॉर्पोरेट के पास डीप पॉकेट्स है, तो वो ऐसी जगह पे भी जा सकती है जहां पे गवर्नमेंट इजीली जाती है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, नीड भी बता रहे हैं, रीच भी बता रहे हैं, और बेनिफिट्स भी बता रहे हैं ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हम इश्यूज पे बात करेंगे, क्या शॉर्टकमिंग्स है। आप देखोगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंपनीज कई बार अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेड करते हैं और खुद के ही बिजनेस को प्रमोट करते हैं, खुद ही के कैप्स हैं जो है या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वही चीज़ें वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक तरीके से खुद ही का जो है प्रचार करते हैं। इसके अलावा कई बार कम्युनिटी को पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी वन वे फ्लो होता है, यानी वही काम करेंगे, कम्युनिटी से इनपुट्स नहीं लेंगे जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का भी इशू होता है। और एनजीओ जो है वो रूरल एरियाज में नहीं होते, कई बार ये जो कंपनी खुद से काम नहीं करती, वो पैसे देती है या फिर कुछ रिसोर्स देती है एनजीओ को, बट ये एनजीओ रूरल एरियाज में नहीं होते। इंडिया में तो ये इशू है, तो इसकी वजह से जो है शॉर्टकमिंग्स हमें दिखाई देती है। सजेशन क्या है हमारा, क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, सीएसआर गाइडलाइंस, इसमें हम कुछ गाइडलाइंस भी बताएंगे विच आर डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर इशू, और फिर हम स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की बात करेंगे। तो इस तरह से हमने हमारे आंसर को कंप्लीशन दे दिया। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन। तो मेरा ओवरऑल व्यू क्या है, ये जो पेपर था हमने जो 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक मोटे मोटे तौर पे डिस्कस किए, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े से ट्रिकी, बहुत ज़्यादा नहीं, हम कह सकते हैं डिफिकल्ट थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे, बट ओवरऑल जो पेपर है वो एवरेज था। इट वॉज नॉट वेरी इजी और वेरी डिफिकल्ट, बट हमने देखा है, हमने जो भी चीज़ें हमारे लेक्चर्स में पढ़ी है, नोट्स में पढ़े, आपने अपने एंड से जो अपने नोट्स में पढ़े होंगे, अपने बुक्स में पढ़ेंगे, वहां से इसे टैकल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें डॉट्स कनेक्ट करने हैं, हमारे जो भी चैप्टर्स हैं, हम जो भी पढ़ते हैं उसको यूज करना है। आप देखो कि हर एक पहलू को इन्होंने टच किया है इस पेपर में, हर एक चैप्टर से इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको हर एक क्वेश्चन जो है लगभग लास्ट 5 साल के आपको करने हैं अगर आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हो। इसके अलावा आप देखोगे आपको करंट अफेयर्स से जो है, करंट अफेयर्स भी आपको साइड बाय साइड बनाने हैं, आप अपने एंड से कर सकते हो, या आप करंट अफेयर कोर्स जो है स्लीपी क्लासेस से भी ले सकते हो। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रिपरेशन को पूरा कर पाएंगे, और आपको रिवीजन बार बार करनी है, ताकि ये जो कनेक्टिंग दी डॉट्स है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से जो आप चीज़ें उठाते हो, जो भी मटेरियल उठाते हो और आंसर्स बनाते हो, वो आप तभी कर पाओगे अगर आपकी रिवीजन हो। कई बार एथिक्स को थोड़ा सा हम कहते हैं ईजी ले लेते हैं हम, और इसकी वजह से हमारे मार्क्स जाते हैं, बट अगर आपने देखा होगा ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हद तक एवरेज क्वेश्चन थे, जिससे बस आपको समझना है क्वेश्चन को, उसको ब्रेक करना है और उसको आंसर करना है, दैट्स इट। बस आपके पास कंटेंट रेडी होना चाहिए जिससे हम इसे आंसर कर पाएंगे। तो इस तरह से हम इसे डील करेंगे। हम नेक्स्ट हमारा जो है जो हमने करना है, जो सेकंड पार्ट है 120 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, यानी 6 केस स्टडीज जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, संडे को देखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।